हेलो साथियों, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। नगर अभ्युदय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अपडेट मिलता रहे। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ये आपका CUT LLB, जिसका कोड COQP है। इसमें LLB, BPEd, लाइब्रेरियन और वुमेन स्टडीज तमाम प्रकार के इसमें कोर्सेज हैं, उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है। ये पेपर जिसका भी कोड ये होगा उसके तहत ये सब पेपर पूछे जाएंगे। तो चलिए आज बात करते हैं एक अच्छे टॉपिक को, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष, जो आपके एग्जाम में आने वाला है। इस पर डिस्कस करेंगे। और चैनल पे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा ही, जिससे आपको ये सब अपडेट मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। कथन और निष्कर्ष। क्या है कथन? कथन क्या है? जो कहा जाता है। निष्कर्ष क्या है? उस कथन के आधार पर हम जो निष्कर्ष निकालें, जो बातें कहें, वह निष्कर्ष होता है। जब आप पूरा इससे लिखते हैं, अंत में उसका एक कंक्लूजन लिखते हैं, उपसंहार लिखते हैं, यानी ऊपर क्या था, क्या कहा गया, उसके बारे में पूरा आप निष्कर्ष लिखते हैं। वो अपने मन की बात नहीं लिखी जाती उस निष्कर्ष में। जो आपने ऊपर बताया है प्रस्तावना में, रूपरेखा में, या उसके बॉडी में जो लिखा है हिस्से में, वही आप अंत में उसका उपसंहार करते हुए एक निष्कर्ष निकालते हैं कि मैंने ये चीज़ें कही हैं। तो निष्कर्ष का मतलब क्या हुआ? निष्कर्ष ऐसा होना चाहिए जो कथन से रिलेट कर सके, जो कथन से जुड़ सके। अगर कथन से हट के कोई निष्कर्ष आप निकालते हैं तो वह निष्कर्ष गलत हो जाता है। जैसा कि आपने पिछला अगर क्लास देखा है सिलोक का, उसमें भी यही चीज़ है। अगर आपको कथन के अकॉर्डिंग अगर निष्कर्ष है तब तो सही। अगर निष्कर्ष ने कथन का विरोध किया या उसके विलोम में, उसके अपोजिट में कोई बात कही, तो उस समय वह जो कथन होगा, जो निष्कर्ष होगा, वो गलत हो जाएगा। यानी कथन ही आपका माई बाप होना चाहिए, कथन आपका सत्य होना चाहिए, कथन को आपको सत्य ही मानना है। कथन को सत्य मान करके ही आपको निष्कर्ष निकालना है। कथन के विपरीत में निष्कर्ष नहीं होना चाहिए। ये सब आप श्लोक में पढ़ चुके। सेम इसी में उसी प्रकार से इसमें भी अप्लाई करना है। ऐसी बात है कि जो श्लोक है वो कथन इसी टॉपिक का एक पार्ट है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का ही एक पार्ट है श्लोक, जो आपके चैप्टर में, आपके एग्जाम में पूछा जाता है 1 या 2 क्वेश्चन। इसलिए श्लोक और कथन निष्कर्ष के अंतर्गत ही श्लोक को रखा गया है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। 2 मिनट हो चुका है, तो अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा कथन क्या है, निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष कब सही कहे, कब सही होगा ये आपको समझ में आया, और कब गलत हो जाएगा ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आता तो एक बार फिर वीडियो रिपीट कर सकते हैं। अन्यथा 2 चीज़ें याद रखनी है। कथन के विपरीत में निष्कर्ष नहीं होना चाहिए। अगर किसी बात को लेकर निष्कर्ष 100% श्योर हो, तभी आप उस निष्कर्ष को सही काटेंगे। तो ये आप समझ में गए होंगे इतना। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं मानसिक, और ये क्यों आपका परीक्षा एग्जाम में क्यों आता है? क्योंकि आप LLB या उससे अच्छी पढ़ाई करने वाले हैं, जहाँ पर लॉजिक की ज़रूरत होती है, उसलिए इसको रखा गया। जहाँ पर मानसिक एवं तार्किक अभिवृत्ति की जांच की जाती है, इसलिए इस चैप्टर को रखा गया है। निष्कर्ष को कथन से सीधा संबंधित होना चाहिए। विश्लेषणात्मक वैज्ञानिक पद्धति से संबंधित हो सकती, जरूरी नहीं हो, लेकिन हो सकती है ऐसा। और निष्कर्ष जो है प्रश्न सूचक के रूप में, तुलनात्मक रूप में, कार्यवाही के रूप में और कल्पना के रूप में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जो निष्कर्ष होगा, अपने मन से कोई चीज़ नहीं बोल देनी है कि ये मैं क्वेश्चन, किसी ने कुछ कहा, बोला कथन, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब या जो पॉलिटिशियन बोलते रहते हैं, उनका निष्कर्ष अलग अलग सब लोग निकाल लेते हैं। तो वैसा अपने मन से नहीं, उस कथन के अकॉर्डिंग ही किस चीज़ के लिए वो कही गई है, किस परिप्रेक्ष्य में बातें की गई हैं, वैसा निष्कर्ष आपको निकालना है। और प्रश्न सूचक, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, तुलना नहीं करनी है किसी से, या कार्यवाही के रूप में नहीं तो ऐसा करना चाहिए या ऐसा हो सकता है। ये सब जो निष्कर्ष आएंगे वहाँ पर गलत होने की पॉसिबिलिटी उसकी ज़्यादा रहती है। जब ऐसा हो सकता है, ऐसा करना चाहिए, तो वो सब ज़्यादातर गलत हो जाते हैं। कल्पना के रूप में नहीं, अपने मन की बात नहीं करनी। आप जो सोच रहे हैं वैसी बात आपको नहीं करनी है कथन और निष्कर्ष में। ये सबसे इजी टॉपिक मान के चलिए कि जो भी कथन निष्कर्ष, ये और जो टॉपिक है, जैसे कथन और पूर्वधारा हुआ, जेप्सन हुआ, इन सबसे ये बढ़िया टॉपिक है। मतलब ये इजी पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें आपका वही दिमाग लगाना, जैसे कथन कहता है वैसे आपको लगा देना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है।
तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, इंग्लिश में भी लिखा है, तो इंग्लिश वाला यहाँ पर देख लीजिए क्या है। मेंटल एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड इज टेस्टेड, द कंक्लूजन शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टेटमेंट, होना ही चाहिए। मे बी रिलेटेड द एनालिटिकल साइंटिफिक मेथड से हो सकता है। जो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन है, लगभग जो क्लास चले 1 घंटे के आसपास क्लास हो सकती है। ये आपको वीडियोज अपलोड मिल जाएगा आज ही लगभग 2 बजे के आसपास। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है कि कथन जो है, यदि आप सुचित्रित कलाकार, सुचित्रित मतलब समझते हैं, अच्छे चित्र बनाने वाले आप कलाकार हैं, तो हमारे पास आपके लिए दावे के साथ एक कार्य है। तो ये कोई कहता है, हो सकता है ये कहीं काम करने वाला मालिक हो, कोई अपनी फैक्ट्री चलाता हो जहाँ पर उसको कलाकार की आवश्यकता हो। तो इसलिए उसने कहा अगर आप बहुत अच्छा चित्र बना लेते हो ना, तो मेरे पास आपके लिए एक काम है, मैं आपको दूंगा करने के लिए। तो क्या निष्कर्ष निकालोगे? यदि आप सुचित्रित कलाकार हैं, अगर निष्कर्ष निकला आप सुचित्रित कलाकार हैं ना। दूसरा क्या निकाला निष्कर्ष निकाला, हमको एक सुचित्रित कलाकार की आवश्यकता है, इसलिए कथन ऐसा कहा गया है ना। इस कथन से ही पता चलता है उसको, जिसने ये कहा है, जिसने ये बोला है, उसको एक सुचित्रित कलाकार की आवश्यकता है, इसीलिए उसने ये कथन बोला है। कथन के अकॉर्डिंग दोनों निष्कर्ष हैं। यदि आप सुचित्रित कलाकार हैं, ये सीधे कथन हो गया, जो कथन में बोला गया वही निष्कर्ष आ गया, तो वो सही ही होगा। यही आप श्लोक में पढ़े थे। और हमारे पास आपके दावे के साथ एक कार्य है तो मतलब उसको ज़रूरत है ना, तभी उसने कहा कि हमको सुचित्रित कलाकार की आवश्यकता है। तभी उसने कहा कि दावे के साथ एक कार्य है, तो मुझे कार्य इसलिए बताया क्योंकि उसको आवश्यकता है, इसलिए उसने कार्य की बात कही है। अगर कार्य आवश्यकता ना होती तो वो कोई नौकरी की बात या कार्य करने के लिए देता ही नहीं। तो उसको दोनों चीज़ की आवश्यकता है। निष्कर्ष दोनों सही है, नंबर 1 और नंबर 2। If you are featured artist, then we have a job for with claim. If you featured artist, तो ठीक है, फीचर आर्टिस्ट है, क्योंकि ये सीधे सीधे स्टेटमेंट से ही आ गया है। यहाँ पे बी नीड अ फीचर आर्टिस्ट, उसको एक ऐसे कलाकार की आवश्यकता है जो काम कर सके, इसलिए उसने ऐसी पेशकश की है, ऐसा कथन कहा है। तो ये आपका दोनों सही है। कौन सा ऑप्शन? नंबर सी। अब इंग्लिश में भी लिखा रहता है, इंग्लिश में क्या लिखा रहेगा? ओनली क्या? फॉलोज कंक्लूजन 1 and 2 या 1 and 2 फॉलोज। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको आए ही। हाँ, इसके लिए आपको अलग ज्ञान भी होना चाहिए। कई बार ये जब साइंस से पूछते हैं क्वेश्चन, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए, कुछ जानकारी होनी चाहिए साइंस के भी, और जीएस की जानकारी होनी चाहिए। जब ये जीएस में बनाते हैं क्वेश्चन, जैसे अभी लास्ट ईयर आया था, तो वो भी इसमें क्वेश्चन रखे हैं, वहाँ पर देखना। ये सब सामान्य बातें कहीं जा रही हैं अभी। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है, जब हम सरकार के ग्रामीण, इंग्लिश वाले भी पढ़ सकते हैं नीचे, व्हेन वी लुक एट एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, द डिस्पैरिटीज इन द प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट आर क्लियरली विजिबल। ऐसा उनको दिखाई देता है, स्पष्टता, असमानताएं जो हैं स्पष्टता दिखाई देती हैं। जब हम सरकार के ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के प्रतिरुख को देखते हैं, तो ग्रामीण एवं शहरी विकास की समस्याओं में असमानताएं स्पष्टतः दिखलाई देने लगती हैं। निष्कर्ष क्या निकाला? अब कथन पहले एक बार आप दोबारा पढ़ के समझने का प्रयास कीजिए, क्या कह रहे हैं कि जब सरकार ने ग्रामीण और दोनों के प्रतिरुख को देखते हैं, जब कोई मान लो हम हैं क्या करते हैं कि सरकार के चीज़ों को एनालाइज करते हैं, तो हमको ये पता चलता है कि ग्रामीण एवं शहरी विकास में बड़ी असमानताएं दिख रही हैं। शहर में तो अच्छे विकास हो चुके हैं, गांव में अभी सड़कें ही नहीं बनी हैं। ऐसा ही कथन कहने की बात कह रहा है। तो निष्कर्ष क्या निकालोगे कि जो सरकार का पहला अगर निष्कर्ष यहाँ पर जो दिया गया उसको ही लेकर बात करते हैं, सरकार का ध्यान शहरी विकास की अपेक्षा ग्रामीण विकास की तरफ अधिक है। निष्कर्ष पहला समझ में आ गया, सरकार का ध्यान शहरी विकास की अपेक्षा ग्रामीण विकास की तरफ अधिक है। ऐसा है, असमानताएं दिखाई दे रही हैं, तो ग्रामीण तरफ अधिक है, ऐसा बताओ। है? कुछ नहीं है।
पहला ये गलत हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये क्या है, गलत, ऐसा नहीं है। दूसरा, सरकार का ध्यान ग्रामीण विकास की अपेक्षा शहरी विकास की ओर अधिक है। जी हाँ, ये सही है। ऐसा आप देख भी रहे हैं, ये तो सामान्यतः आपको दिखाई दे रहा है। कोई भी किसी से भी आप पूछ लो, ये वो बता देगा कि हाँ, ये जो कह रहे हो ना, ये सही बात है। ग्रामीण की अपेक्षा ना शहर में ज़्यादा विकास हो रहा है, शहर में फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, शहर में सड़कें अच्छी बन रही हैं, शहर में काम है, शहर में रोजगार है, शहर में अच्छी सुविधाएं हैं, रहने की सुविधाएं हैं, बिजली की सुविधाएं उतना गांव में नहीं है। इसलिए गांव और शहर दोनों में असमानताएं दिखलाई देती हैं। तो ये सामान्य सा क्वेश्चन, उसके सामान्य से 2 निष्कर्ष हैं और अपने आप कई निष्कर्ष निकाल सकते हो ना। कंक्लूजन नंबर 1 क्या है, द गवर्नमेंट अटेंशन इन मोर टूवर्ड रूरल डेवलपमेंट देन अर्बन डेवलपमेंट, ऐसा है? नहीं है। द गवर्नमेंट अटेंशन इन मोर टूवर्ड अर्बन डेवलपमेंट देन रूरल डेवलपमेंट, शहरी विकास की ओर अधिक है। सही बात है, शहर की तरफ अधिक है और गांव की तरफ कम है। तो इसमें से कौन सा, दूसरा, केवल दूसरा जो है ऑप्शन नंबर बी अनुसरण करता है ना। अब कथन तीसरा पढ़ें आप। समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको समझना कि अगर सिलॉग आपको समझ में आया होगा तो ये भी आपको समझ में आ ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझने की कोई समस्या नहीं होने वाली है। कथन है कि एक सन की बेवकूफ़ नहीं है जो बेवकूफ़ों जैसा व्यवहार करता है। एक सन की बेवकूफ़ नहीं है जो बेवकूफ़ों, एक सन की है वो बेवकूफ़ नहीं है जो बेवकूफ़ों जैसा व्यवहार करता है। मतलब इसका क्या है, सन की बेवकूफ़ नहीं है लेकिन बेवकूफ़ों जैसा व्यवहार करता है। जब बेवकूफ़ों जैसा व्यवहार करता है तो कौन कर रहा है, सन की कर रहा है ना। क्या कर रहा है, बेवकूफ़ों जैसा, एक सन की कह रहे हैं कि हाँ बेवकूफ़ नहीं, लेकिन अगले में कह रहे हैं बेवकूफ़ों जैसा व्यवहार करता है, तो सन की और बेवकूफ़ साथ साथ हो गए। जब वह सन की है तो वो क्या है, बेवकूफ़ भी है। बेवकूफ़ भी है ना, तो क्या हो गया, दोनों एक साथ पाई जाती, सन की और बेवकूफ़ी साथ साथ पाई जाती। सिर्फ यही कहा गया, इस कथन से यही निकल सकता है। और दूसरा, सामान्य व्यक्ति बुद्धि से व्यवहार करता है, ये तो आपके कथन में है ही नहीं कि सामान्य व्यक्ति की और बुद्धिमानी की बात, कि सामान्य व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, ऐसा कुछ आपके स्टेटमेंट में कहा ही नहीं गया। ये फ्रीक नॉट एन इडियोटिक हु लाइक्स इडियोट्स ही डील विथ इट ना। कंक्लूजन स्टेटमेंट और कंक्लूजन में देखिए, पहले में सन की और बेवकूफ़ी साथ साथ पाई जाती, बिल्कुल सही बात है। ऐसा आपके कथन से ही पता चल रहा है। जो यहाँ पर लिखा है ना, बेवकूफ़ों जैसा व्यवहार करता है, इसका मतलब ये है कि जो सन की है ना वो भी बेवकूफ़ों जैसा व्यवहार करता है, वो भी बेवकूफ़ है। दूसरा जो कहा, और दूसरा जो बात कही जा रही है कि सामान्य व्यक्ति बुद्धिमानी से व्यवहार करता है, ये आप जब ये सोचोगे ना, हाँ यार ये तो सही बात कर रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति बुद्धिमानी से व्यवहार करता है, तो ये क्या है, आपका एजम्पशन कहलाता है, एजम्पशन ना, ASSUMPTION ना, पूर्व धारणा कहलाती है। ये आपके मन में ये चलता है कि हाँ सामान्य व्यक्ति है तो वो बुद्धिमानी से ही व्यवहार करेगा, ठीक ठाक व्यवहार करेगा, ऐसा नहीं पागलों की तरह व्यवहार नहीं करेगा। तो आपका जो यहाँ पर निष्कर्ष सही निकलेगा ना, नंबर 1 निष्कर्ष। नंबर 2 है आपका निष्कर्ष नहीं है, कथन से ही आपको निष्कर्ष निकालना है। ये आपको बार बार कह रहे हैं और बार बार याद भी रखना है, दिमाग अपना बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लगाना है। निष्कर्ष जो है वो कथन से ही रिलेट करना चाहिए, कहीं अलग से नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला जो सही है ये। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पढ़िए और समझिए। कथन है, स्टेटमेंट क्या है, कास्ट आर द अचीवमेंट ऑफ मैन मेड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट डिवाइन अपॉइंटमेंट। या डिवाइन कर सकते हो, ईश्वरी शक्ति है उसको डिवाइन ही बोलते हैं, नहीं तो गॉड भी लिखा जा सकता है। जातियां सामाजिक दृष्टि से मानव निर्मित संगठन की उपलब्धि है। क्या लगता है, कथन तो सही है, कथन को सही मानना भी है, ना कि ईश्वरी नियुक्ति है।
कह रहे हैं जो जातियाँ हैं ना वो समाज के द्वारा ही बनाई गई हैं, ईश्वर ने इसको नहीं बना के भेजा है। ये भी एक तरीके से माना जाए तो ये बात सत्य ही कह रहे हैं कि जो जातियाँ वो हम ही लोग बनाते हैं, पैदा होते हैं तो कौन सी किसको पता है क्या जाति है। जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे जातियाँ हमारे अंदर घर करके बैठती हैं। इनसे अगर विकास होना है भारत का तो जातियों से दूर आना पड़ेगा। तो पहला जो निष्कर्ष आएगा, सिंपल से कथन क्या है, जातियां सामाजिक दृष्टि से मानव निर्मित संगठन की उपलब्धि है। ओके, सेकंड क्या है निष्कर्ष, नंबर 1, जातियां मानव निर्मित है। क्या ऐसा लगता है? क्या कथन से निष्कर्ष पहला सही है कि जातियां मानव निर्मित है? हाँ, ये क्या है, सही है, क्योंकि पहली ही लाइन लिखी गई, जातियां सामाजिक दृष्टि से मानव निर्मित संगठन की उपलब्धि, अर्थात मानव के द्वारा ही जातियां बनाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, ईश्वरीय शक्ति ने कई रहस्य उत्पन्न कर दिए। ऐसा कुछ कहा जा सकता है कि ईश्वर के बारे में कि ईश्वर ने संसार में रहस्य को उत्पन्न नहीं किया है, ईश्वर ने संसार में कुछ चीज़ें छुपाई हुई हैं, ऐसा कुछ बताया गया आपके कथन में? ऐसी कोई बात की गई है? सिर्फ इतनी सी बात की गई है कि ना कि ईश्वरीय नियुक्ति है, बस इतनी सी बात कही गई है कि जातियां जो हैं वो ईश्वर निर्धारित नहीं करता है। लेकिन जो कंक्लूजन में आप देख रहे हो कि डिवाइन पावर हैज क्रिएटेड मैनी मिस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, कई रहस्य उत्पन्न कर दिए हैं, कई मिस्ट्रियां बता दी हैं ईश्वर ने संसार में। ऐसा कुछ आपके कथन में है? नहीं, ये कथन से हटके निष्कर्ष निकाल दिया गया है, तो ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है निष्कर्ष कैसे क्या है? जो आपके कथन में है वही निष्कर्ष। पॉसिबिलिटी तो है, जैसे पिछली क्लास में जो सिलॉग में कह रहे थे ना, अगर पॉसिबिलिटी लगा दिया जाए तो लगभग सभी कई क्वेश्चन से हो जाएंगे। वही काम यहाँ पर है। आपको अगर निष्कर्ष को लेकर, कंक्लूजन को लेकर 100% श्योर हो तभी आप उसको सही करोगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी 24 घंटे में 300, ये आपका COT में आया हुआ क्वेश्चन था ना। अगर जिन्होंने प्रीवियस ईयर देखा होगा उनको पता होगा ये कहाँ आया था, COT वाले में पिछले साल LLB वाले पेपर जो था ना, LLB BPED वाला, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर का घूर्णन करती है ना। पृथ्वी क्या है, अर्थ जो है रोटेट करती है कितना, 360 डिग्री 24 घंटे में। पहला निष्कर्ष क्या निकलता है, लॉन्गिट्यूड घूमती है ना। और उसके बाद निष्कर्ष क्या निकलता है, पहला, जिन 2 जगहों में 15 डिग्री देशांतर का अंतर है उनके समय में 1 घंटे का अंतर होता है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि 24 घंटे में 360 घूमते तो एक मिनट कितने का होता है, या ऐसा कहा जाए कि 1 मिनट में कितना डिग्री देशांतर घूमती पृथ्वी ना, समय में कितना अंतर होता है। अगर 1 मिनट में कितना चलता है, 4 डिग्री ना। 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट जो है ना वो 1 मिनट जो है ना वो 4 डिग्री के बराबर होता है। तो 60 मिनट ना, 1 मिनट 2 मिनट 8 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। 2 जगहों में 15 डिग्री देशांतर, ऐसा क्या है इसमें, 2 जगहों में 15 डिग्री देशांतर का अंतर है तो उनके समय में 1 घंटे का अंतर होता है। ये सही बात है कि 1 घंटे का अंतर होता है। यहाँ से थोड़ा सा भूल रहे हैं, क्या है चीज़ें, आप जिसको आते हैं वो कमेंट कर सकते हैं। मतलब 1 डिग्री में कितना देशांतर घूमता, 4 ही डिग्री, या 1 मिनट, 1 डिग्री में शायद 4, हाँ ऐसा, 1 डिग्री में 4 मिनट का घूमता है, ये अंतर होता है ना। तो 15 डिग्री में 60 मिनट, अब सही है क्या है, 1 मिनट में 4 डिग्री घूमता है और 15 डिग्री में 60 मिनट का अंतर हो जाता है। 15 डिग्री में 60 मिनट, तो पहला सही है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति 180 देशांतर पूरब से पश्चिम की ओर जब भी
मान लो ये पूरब तो है ही, पूरब से जब यहाँ से चलना शुरू करेगा पश्चिम की साइड जाएगा तो क्या होगा, उसे दिन की क्षति होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि हम कितना आगे हैं, 5.5 घंटा ना, 5.5 घंटा। अगर इधर जाएंगे तो हमारा जो समय है वो कम होता चला जाएगा ना, अभी तो आगे हैं, इधर जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ चलेंगे उतना हमारा दिन जो है छोटा कम होता जाएगा ना, अभी आगे फिर पीछे होते चले जाएंगे, एक दिन पीछे। अब लंदन, जो लंदन में बना है ग्रीनविच, वहाँ पर क्या है, जीरो का ना, जीरो है, क्या है, 0 डिग्री। और जब इधर आते हैं ईस्ट की तरफ 5.5 घंटा प्लस है भारत में। अगर जब इधर ही घूमेंगे तो जाके जीरो में मिल जाएंगे तो कम होगा ना, एक दिन की क्षति होगी जब पश्चिम की ओर जाएंगे, यात्रा करेंगे, क्योंकि हम आगे चल रहे हैं, जबकि जो वेस्ट वाले देश हैं, जो पश्चिमी देश हैं, वो पीछे हैं। तो इसलिए 1 डिग्री 180 देशांतर पूर्व से पश्चिम यात्रा करोगे तो एक दिन की क्षति हो जाती है। ये भी सही है, ये आपको ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए, तब आप ये कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, दोनों सही हैं। कि आपका अर्थ रोटेट 360 कहाँ पहुँच गया, इसका भी मन भागता रहता है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इंग्लिश देख लीजिए, और हिंदी समझ में आ ही गया होगा, हिंदी पढ़ो या इंग्लिश, समझा रहे हैं, समझ जाइए बस अच्छे से। अगर समझ गए तो आपका कथन और निष्कर्ष नहीं गलत होने वाला। हाँ, ये गलत हो सकता है कब, जब आपको, जैसे मुझे अगर किसी चीज़ की नॉलेज ना, अगर कहीं कंप्यूटर से कोई उठा के पूछ लिया, उसका कथन निष्कर्ष बना लिए, या ज्योग्राफी या हिस्ट्री पॉलिटी का बना लिए कथन निष्कर्ष, तो वहाँ पर गलती होने की संभावना, क्योंकि वो पता नहीं रहता है कि क्या चीज़ें सही। अब कोई संविधान संशोधन का बना दिए कथन निष्कर्ष, तो वहाँ पर गलत होने के चांसेज हैं। तो इसलिए अगर इसीलिए आप बहुत चीज़ें पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि निष्कर्ष अगर आता है तो आएगा, इसमें आपको गलती नहीं होने वाली निष्कर्ष में, अगर आपने पढ़ा हुआ है। ये बहुत इजी पड़ जाता है अगर आपको आता है तो चीज़ें। अब इसमें जैसे ये सामान्य सा कथन है, कोई इसमें ना तो साइंस से रिलेटेड है, ना ज्योग्राफी, ना हिस्ट्री, ना पॉलिटी, सामान्य बातें कही जा रही। 4 लोगों के समूह में कम से कम 2 महिलाएं हैं। ए ग्रुप ऑफ 4 हैज एट लीस्ट 2 फीमेल मेंबर, 3 ऑफ द ग्रुप मेंबर आर कॉलेज स्टूडेंट। समूह के 3 सदस्य जो विद्यालय के छात्र हैं। निष्कर्ष निकाला जाता है नंबर 1। नंबर 1 क्या निष्कर्ष है यहाँ पे, निष्कर्ष निकालते हैं कि 2 फीमेल ग्रुप मेंबर आर कॉलेज स्टूडेंट। अब बताओ, आप बताओ, क्या समूह की 2 महिलाएं विद्यालय की छात्रा हैं? 3 सदस्य हैं, टोटल कितने हैं, 4 लोग हैं। 4 में 3 हैं, क्या हैं, 4 में से 3 कॉलेज में हैं ना, 3 क्या हैं, कॉलेज में हैं, 3 क्या हैं, कॉलेज में। अब कॉलेज में पढ़ने वाले क्या हो सकते हैं, इसमें क्या है, समूह के 2 सदस्य 2, और इसमें 4 में क्या हैं, 2 मेल हैं और 2 फीमेल हैं, ऐसा कहा जा रहा है ना। अब समूह सदस्य की 2 महिलाएं विद्यालय की छात्रा हैं, समूह सदस्य की 2 महिलाएं, अगर मान लो ये और ये फीमेल हों, और तो संभव है कि समूह की 2 सदस्य महिलाएं विद्यालय की छात्रा हैं, लेकिन ये आप बता नहीं सकते हो कि हैं ही, निश्चित रूप से नहीं कह सकते हो, 100% इस पर श्योरिटी नहीं है, इस पर ये 100% श्योरिटी नहीं है, क्योंकि हो सकता है 2 मेल हों ना, हो सकता है ये 2 मेल हों, ऐसा भी हो सकता है, एक फीमेल हो, ये भी हो सकता है ना। अब इसमें अधिक से अधिक 2 पुरुष सदस्य हैं, किसमें, जो ये 3 सदस्य के विद्यालय बनाया गया, इसमें क्या रहे हैं, अधिकतम कितने हैं, अधिकतम कितने हो सकते हैं, अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 2 पुरुष। हाँ, ये आप 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि कितने होंगे, 3 तो हो नहीं सकते, क्योंकि 4 सदस्य में 2 मेल हैं और 2 फीमेल हैं, तो निश्चित रूप से आप क्या कह सकते हो कि 2 सदस्य जो है इसमें से अधिक से अधिक 2 पुरुष जो हैं वो समूह के विद्यालय के छात्र हो सकते हैं। देयर आर एट मोस्ट 2 मेल मेंबर जो हैं ग्रुप के मेंबर कॉलेज स्टूडेंट हो सकते हैं, ये आप 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हो। 2 से कम हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, 2 से कम हो सकते, वो
कैन बी में चला जाएगा, हो सकते वाले में, पॉसिबल है ऐसा। इनमें से कम एक महिला एक विद्यालय की छात्रा है। अब ये भी 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि यहाँ पर एक महिला आएगी। 2 आए या ना आए वो तो अलग की बात है कि नहीं, वो अलग बात है। हो भी सकती हैं, ऐसा भी बन सकता है जैसे नीचे वाला बनाया ना, ये भी बन सकता है और ये भी बनेगा। लेकिन ये जो है आपका अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट राइट है और ये अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट गलत है। पॉसिबिलिटी के केस में ये भी सही है, लेकिन जो 100% श्योरिटी की बात करेंगे तो ये वाला जो बनेगा ना ये सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, सेकंड और टू फॉलोज। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बीमा अधिनियम 1938 और 1950 में इसके संशोधन ने भारत में बीमा व्यवसाय की नियामक ढांचा प्रदान किया है। बीमा अधिनियम 1938 और 1950 में इसके संशोधन ने भारत में बीमा व्यवसाय के नियामक ढांचा प्रदान किया है, ऐसा कहा जा रहा है। इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? क्या यह कह सकते हो कि बीमा अधिनियम संशोधित किया जा सकता है? किया जा सकता तभी तो किया गया, ना किया जाता तो नहीं किया जाता ना। उसके बाद बीमा अधिनियम 12 सालों के बाद ही संशोधित किया जा सकता है, ऐसा निश्चित रूप से बताया गया। 1938 में बनाया, 1950 का इसके बाद संशोधन नहीं किया जा सकता है, ऐसा कुछ 100% श्योरिटी के साथ ये बोला जा रहा है कि 12 साल के बाद संशोधित किया जा सकता है। ऐसा आप श्योर नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो कैन भी लगाए हैं ना, ऐसा हो सकता है। जब भी सकता वाला आता है ऐसा पॉसिबल है, ऐसा किया जा सकता है। इट इज मे बी पॉसिबल, कैन बी पॉसिबल, कैन बी अमेंडमेंट। तो जब भी ये आता है जा सकता है तो दोनों गलत हो जाते हैं। नहीं तो आप ही देखो, क्या ऐसा कोई कानून है जो सिर्फ 12 सालों में ही संशोधित किया जा सकता है? जब संसद में पास हो जाए तभी संशोधित हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बीमा अधिनियम 12 सालों के बाद ही संशोधित किया जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। वैसे भी सेकंड में चलते, फर्स्ट वाले में चलते हैं। बीमा अधिनियम संशोधित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, किया जाएगा, किया जाता है। यहाँ क्या होना चाहिए, अगर बीमा अधिनियम संशोधित किया जाता है तो तब तो आप सही थे कि हाँ किया जाता है, तभी किया गया। किया जा सकता है ऐसा आप अनुमान लगा रहे हो, ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा निष्कर्ष में। तो ऑप्शन इसमें जो है सेकंड कंक्लूजन देख लो, द इंश्योरेंस एक्ट कैन बी अमेंडमेंट। क्या ऐसा हो सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है? कैन भी लगाया, इसलिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। द इंश्योरेंस एक्ट कैन बी अमेंडमेंट ओनली आफ्टर 12 ईयर। ऐसा कोई एक्ट है जो सिर्फ 12 सालों के बाद ही अमेंडमेंट किया जाएगा? जब भी लोकसभा या राज्यसभा में पास हो जाएगा तो उसमें संशोधन संभव है। ना तो एक और ना ही दो सही है। ये भी आपका COT में आया वो क्वेश्चन है, पिछले साल आया था। अगर आपने क्वेश्चन लगाया होगा तो उसमें दिख जाएगा। PDF आपके पास होगी, नहीं होगी तो आप अभ्युदय अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर PDF मिल जाएगी। कथन है, स्टेटमेंट है, ऊष्मा धारण करने में रेत अच्छी होती है, ऐसा कहा जाता है। ये आपको भी पता है। रेत आपने सुना हो, मरुस्थल बहुत गर्म है, दिन के समय बहुत गर्म होता है, रात के समय बहुत ठंडा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें रेत धारण करने में बहुत अच्छी मानी जाती है। तो निष्कर्ष 2 जो है, निष्कर्ष पहला देखो, दिन के समय रेतीले रेगिस्तान बहुत गर्म होते हैं। या आप बचपन से पढ़ते आए हो, जब रेत जो है हवा में ऊष्मा छोड़ती है तो सूर्य द्वारा पुनः ऊष्मित कर ली जाएगी, कर दी जाती, बिल्कुल की जाएगी। जब जैसे कि ऊष्मा पड़ रही है, ऊष्मा जब हवा चलती है तो उससे ऊष्मा निकल के बाहर जाती, जब उसमें बाहर जाती तो खाली होता है, फिर सूर्य उसमें ऊष्मा उसको गर्म कर देता है। सेकंड जो है, सेकंड पहला इसलिए सही है। सेकंड जो है, रेतीले रेगिस्तान रात में बहुत ठंडक होते हैं, ये तो आपको भी पता है। रात ठंडी होती मरुस्थल की, जब रेत हवा में ऊष्मा छोड़ती है, रात में जब छोड़ेगी तो क्या सूर्य उसको पुनः ऊष्मित करेगा? नहीं की जा सकती। ये भी सही है कि अब सूर्य रात में कहाँ सूर्य चमकेगा, रात में तो
चंदा मामा घूमते हैं, चंदा मामा रहते हैं, जो करेंगे वो काम करेंगे। वो रात को जैसे कि वहाँ से हवा उठेगी, हवा वहाँ से उष्मा छोड़ेगी तो उसको और ठंडा कर दिया जाएगा रेत को चंद्रमा के द्वारा। क्यों ना, ये चीज़ें हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों सही हैं। Sand is very good retention heat. Conclusion है sandy desert are very hot during the day. When sand release heat into air and reheated by sun. Sandy desert are very cold at night when sand has released heat into air and cannot be reheated by sun. इसमें दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, संसदीय नैतिकता कोई प्राकृतिक भावना नहीं। पार्लियामेंट्री एथिक्स इज नॉट अ नेचुरल फीलिंग। है ऐसा आपको लगता है संसदीय नैतिकता प्राकृतिक भावना है? नहीं कि संसद में पहुंच जाओ, संसद ऐसा बनाया, ऐसा प्रकृति का वातावरण बनाया गया है कि आप संसद में पहुंच जाओ तो आपको आपके अंदर नैतिकता कूट कूट के भर जाएगी। क्या ऐसा है? नहीं है ना। तो भावना कहाँ से आती हो? तो हमारे अंदर होती है, फीलिंग्स हमारे अंदर होती है। हम चाहे जहाँ रहें, चाहे संसद में रहें, चाहे अपने घर में रहें, चाहे स्कूल में रहें, भावनाएं जो होती हैं हमारे अंदर से जन्म लेती हैं। संसद में भावनाएं नहीं पाई जाती हैं। संसद में ऐसा माहौल नहीं होता कि वहाँ पर प्राकृतिक भावनाएं हों। इसीलिए कहा जाए संसदीय जो नैतिकता है वो कोई प्राकृतिक भावना नहीं है कि संसद में पहुंच जाओ प्राकृतिक भावना आपके अंदर पहुंच जाएगी। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि जो भावना है ना हमारे अंदर है, संसद में कोई भावना नहीं आती है। भावना तो हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। इसका मतलब ये है संसदीय नैतिकता कोई प्राकृतिक भावना नहीं है। तो इसका मतलब कहने का क्या है कि जो भावना होती है वो संसद में जाने से नहीं आती। वो भावनाएं तो ऑटोमेटिक मनुष्य के हृदय में विद्यमान रहती हैं। तो भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं और संसदीय नैतिकता प्राप्त करनी चाहिए। बिल्कुल संसद में नैतिकता होनी चाहिए। जब आप संसदीय नैतिकता में जाते हैं तो वहाँ पर आपको संसद में जब भी आप जाते हैं तो आपको नैतिक बनना चाहिए। नैतिकता आपके अंदर विद्यमान होनी चाहिए। किससे किस प्रकार से बोलना है, कैसे अपने भाषा को अपने भाषा को कंट्रोल में करना है, अपनी भाषा अपनी वाणी को अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना है, किसी के साथ कोई गलत शब्द नहीं यूज करना है किसी के लिए। ऐसी जो नैतिकता आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन आजकल देखिए घमासान पूरा 1 महीना लोकसभा राज्यसभा कैसे चलाए आप LLB वाले देखते ही होंगे। अगर नहीं देखते हैं तो अच्छी बात, देखते हैं तो भी अच्छी बात, नहीं देखते हैं तो कोई बात नहीं, देखना चाहिए थोड़ा बहुत। आपको उस क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या LLB कर रहे हैं तो ये सब होना चाहिए, क्या ठीक है क्या गलत, बाकी आपकी स्वतंत्र हैं आप। तो क्या है आपका संसदीय नैतिकता प्राप्त करनी चाहिए ना, बिल्कुल करनी चाहिए। संसदीय नैतिकता होनी चाहिए आपके अंदर। शुड बी एक्वायर्ड, जरूरत है संसदीय नैतिकता की। नहीं तो जब संसदीय नैतिकता में सब कुछ होगा लेकिन मुद्दे पर बात नहीं होगी। अगर आपके अंदर नैतिकता या जो हमारे सांसद हैं उनके अंदर नैतिकता नहीं होगी तो ना। इमोशंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम विथ इन अस, पार्लियामेंट्री एथिक्स शुड बी एक्वायर्ड। तो यहाँ पर दोनों जरूरत है, ऑप्शन नंबर सी। जब पहली बार इसको मैंने किया तो सेकंड वाला मुझे भी गलत लग रहा था, लेकिन सेकंड वाला भी सही है। तो ऐसा नहीं है कि हमको सब कुछ आता है, पढ़ने के बाद ही सब कुछ आपको आना शुरू होता है। एक्सपीरियंस ही सब कुछ है। कहते हैं ना ऐसे ही धूप में बाल सफ़ेद नहीं हुए हैं, कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ये नीचे भी चल रहा है अभी तक। चलिए नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। और कोई बात हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका कथन। डॉक्टरों को मानव संरचना का व्यापक ज्ञान होता है। क्या कहते हो, होता है? क्यों होता है? होता है तो क्या कारण है इसका? कथन निष्कर्ष निकालो ऐसा, डॉक्टरों को मानव संरचना का व्यापक ज्ञान होता है, एक कथन कह दिया ना।
तो निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं यार, डॉक्टर ने ना वो पढ़ते, उनको सिलेबस में ही पढ़ाया जाता है कितनी हड्डियाँ होती हैं, छोटी हड्डी क्या होती है, बड़ी हड्डी क्या होती है, खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, यही सब तो डॉक्टर पढ़ते हैं किताबों में, यही सब उनको पढ़ाया जाता है, सिलेबस इसी का वो लोग पढ़ते हैं, तो काहे का नहीं उनको पता होगा ना, क्यों नहीं पता होगा उनको, तो सब तो पता होगा कि हड्डियाँ कितनी हैं, या कहाँ कौन सी नस लगानी है, किस नस में सुई लगानी है, इससे इस नस से क्या होगा, ये नस कहाँ जाती है, हार्ट का ऑपरेशन कैसे, हार्ट कैसे होता है, किस तरफ पाया जाता है, किडनी क्या है, इन सब का उनको जब वो पढ़ते हैं, MBBS करते हैं, 12th में पढ़ते हैं, तो उनके पाठ्यक्रम में एक प्रकार का ये सिलेबस रखा जाता है, करिकुलम में ये टॉपिक रखा जाता है, जिसके कारण उनको ये सब चीज़ों का मानव संरचना का व्यापक ज्ञान होता है। अगर ज्ञान ना हो तो फिर काटना कुछ रहे, ऑपरेशन करना कुछ रहे, आप ऑपरेशन कुछ कर दें। निष्कर्ष क्या निकाले कि पाठ्यक्रम में शरीर संरचना उनका एक विषय होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरे क्षेत्र भी मानव संरचना में योगदान देते हैं, जी हाँ बिल्कुल, दूसरे क्षेत्र भी हैं, जैसे कि आपकी औषधियाँ हुई, आपके शल्य चिकित्सक हुए या होम्योपैथिक हुए ना, ये सब भी आपके मानव संरचना में योगदान देते हैं, मानव संरचना के निर्माण में योगदान देते हैं अपना। दवाइयाँ जो हैं इन सभी के द्वारा ही मानव संरचना बनाई जा सकती है। तो इसमें से जो ऑप्शन दोनों सही हैं, ऑप्शन 1 भी सही है और ऑप्शन तो भी दूसरे क्षेत्र में मानव संरचना में, दूसरे क्षेत्र भी क्या सिर्फ उनके पाठ्यक्रम ही, ऐसा तो नहीं है पाठ्यक्रम ही सिर्फ मानव संरचना का ज्ञान देते, नहीं, उनके जो गुरु होंगे, जो उनको पढ़ाने वाले होंगे, जो उनको शिक्षक होंगे, जिससे वो दवाइयाँ लिखते हैं, औषधियाँ जो होती हैं, वो सब भी उनके इस ज्ञान को बढ़ाने में, मानव संरचना के ज्ञान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। क्या लगता है आपको, ऐसा होता है कि डॉक्टर्स हैज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर, कंक्लूजन निकलता है एटोनॉमी इज वन ऑफ देयर सब्जेक्ट इन द करिकुलम, अदर रीजन्स आल्सो कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन स्ट्रक्चर, तो दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2। आज आपका एक और टॉपिक समाप्त हुआ, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। अब अगला नंबर क्या होगा वो अभी नहीं बता सकते हैं, बट जहाँ तक उम्मीद है नंबर सिस्टम रहेगा, जहाँ तक उम्मीद करते हैं अगला जो टॉपिक हो नंबर सिस्टम, देन स्टेटमेंट एंड एजप्शन, या वही करते हैं पूर्वधारणा, कथन और पूर्वधारणा, या कथन एंड तर्क कर लेते हैं, दोनों में से कोई, तीनों में से कोई एक टॉपिक अगले मंगलवार को। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लो भैया।